Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and फाइन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 11 था उसमें हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। और लास्ट वीडियो में हमने मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि जो मानव उत्सर्जन तंत्र है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और किस पार्ट के द्वारा हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर उत्सर्जित करते हैं या निकालते हैं। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पादपों में पदार्थों का परिवहन। हमने लास्ट वीडियो में एनिमल्स के बारे में कंप्लीट कर लिया था कि किस प्रकार हम जो भी सब्सटेंस होते हैं, कोई भी पदार्थ होता है, उनका परिवहन हम किस प्रकार कौन से पार्ट द्वारा करते हैं। अब आज हम पादपों की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट्स में जो भी सब्सटेंस है उनका परिवहन ट्रांसपोर्ट हम किस प्रकार से करते हैं। देखो, अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा मूल से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण कर उन्हें पत्तियों को उपलब्ध करवाते हैं। हमने पढ़ा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें जड़ों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, कोई भी पोषक पदार्थ होता है उसको लीव्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि लीव्स के द्वारा जड़ों के द्वारा ही जो भी खनिज पोषक पदार्थ होते हैं वो पत्तियों तक करते हैं और वो प्लांट ग्रोथ करता है। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो भी प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो जल H2O तथा कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करती है, उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा फूड की फॉर्मेशन करती है। अध्याय 10 में आपने ये देख पढ़ा होगा कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि जो भोजन होता है वो जीवों के लिए ऊर्जा का या एनर्जी का स्रोत है। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा क्या होती है, निर्मित होती है। आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है उसका विखंडन होता है और हमें किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त होती है। हमने जब भी श्वसन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि श्वसन 2 प्रकार से होता है, एक O2 की प्रेजेंस में होता है, एक O2 की एब्सेंस में होता है। O2 की प्रेजेंस में होता है उसमें ग्लूकोज, ठीक है, भोजन का निर्माण होता है और ऊर्जा निर्मित होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो, कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूलभूत क्रियाओं को संपादित करने में करती है। स्टूडेंट्स, जो भी कोशिकाएं हैं ऊर्जा का उपयोग आपको पता है, हमारी बॉडी को हमें भी ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। अगर हम भोजन ना ले तो हमारे शरीर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम भोजन ही नहीं करेंगे तो हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी। तो प्लांट्स भी पत्तियों से वाटर और कार्बन डाई की प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनाते हैं तथा ऊर्जा सिंचित करते हैं। ठीक है, अतः आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिकाओं में भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्ते किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम जड़ों के अंदर पोषक तत्वों को रखते हैं और वो लीव्स तक जाते हैं और लीव्स के द्वारा हम अपना भोजन बनाते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना जल और खनिजों का परिवहन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पादपों में पदार्थों का परिवहन है, उसमें जल और खनिज पदार्थों का परिवहन प्लांट्स के कौन से पार्ट के द्वारा होता है। पादप मूलों या जड़ों द्वारा जल और खनिज को अवशोषित करते हैं। प्लांट्स की जो भी रूट्स होती है, जड़ें होती है, उनके द्वारा ही हम जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं वो अवशोषित करते हैं। मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल को अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स, जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व ढालते हैं उस सोइल के अंदर और वो किस प्रकार ग्रोथ करते हैं और एक बड़ा प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं। मूल रूप मृदा कणों के बीच उपस्थित जल की संपर्क में रहते हैं, जिसे डायग्राम में दिखा रखा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है?
तभी आपने बैठकर सोचा होगा कि स्टूडेंट्स किस प्रकार हम देखो कोई भी पोषक तत्व है प्लांट्स की जड़ों में डालते हैं और वो हर प्लांट्स के भाग में किस प्रकार ट्रांसपोर्ट होता है, किस प्रकार पदार्थों का परिवहन प्लांट्स के हर भाग में जाता है, ये कभी आप लोगों ने सोचा है क्या? देखो, जी हाँ, बुजु सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। स्टूडेंट देखो, जैसे कि कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, हम प्लांट्स की बात करते हैं, ये इसकी क्या है, इसकी रूट्स हैं, जड़ें हैं, ठीक है। तो हम कोई भी पोषक पदार्थ इसमें क्या करते हैं, ढालते हैं, तो स्टेम, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होती है, वाहिकाएं होती है, ये स्टेम है, ये प्लांट्स की लीव्स है, ठीक है, प्लांट्स की लीव्स, और किस प्रकार इन लीव्स में पोषक पदार्थों का परिवहन होता है, ठीक है। तो ये हम कोई भी पोषक पदार्थ इन जड़ों के अंदर डालते हैं और इन जड़ों के द्वारा पोषक पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। देखो, वाहिका विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवहन ऊतक कहलाती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष को संपादित करता है। आपको कोई ये पूछे कि कोशिकाओं में ऊतक क्या है, तो हम बोल सकते हैं ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी भी जीव में किसी भी कार्य करने को किसी भी कार्य को संपादित करता है या पूरा करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसको हम जाइलम कहते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स, जो भी प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी, प्लांट्स की बात करते हैं, उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम, ठीक है, जाइलम होता है फर्स्ट, सेकंड होता है फ्लोएम, ठीक है। ये दो पार्ट होते हैं, इन दोनों पार्ट के द्वारा ही पदार्थों का क्या करवाते हैं, परिवहन करवाते हैं, ठीक है। जाइलम या दारू भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जाइलम चैनलों या नलिकाओं का सतत जाल बना होता है जो मूलों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। देखो, ये जैसे कोई भी प्लांट्स है, ठीक है, ये प्लांट्स की जड़ें हैं, ठीक है, बात करते हैं प्लांट्स की जड़ें हैं, इसमें ये क्या होते हैं, अंदर जाइलम्स होते हैं, और किस प्रकार ये देखो लीव्स तक, ये प्लांट से जैसे लीव्स है, इन लीव्स तक पोषक पदार्थों को किस प्रकार ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। इस प्रकार बना तंत्र पूरी पादप का परिवहन करता है। ये जड़ें हैं, इन जड़ों के और इसमें ये वाहिका है, इन्हीं वाहिकाओं के द्वारा कोई भी पोषक पदार्थ लीव्स तक पहुंचता है और भोजन सिंचित करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसको हम फ्लोएम कहते हैं। जो भी भोजन होता है वो फ्लोएम पहुंचाता है, फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में किस प्रकार शो कर रखा है कि ये मूल रोम होते हैं प्लांट्स के, ये जाइलम होता है, और ये देखो पूरा प्लांट्स हैं, ये रूट्स में हम कोई भी पोषक पदार्थों को डालते हैं और किस प्रकार ये लीव्स तक जाता है। देखो डायग्राम में लिख रखा है जल और खनिजों का परिवहन मूल के एक भाग में किसी भी वृक्ष में किस प्रकार होता है, इसमें दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद हम क्रियाकलाप की बात करते हैं। इस प्रकार क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी तथा लाल स्याही व एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी व एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। गिलास को एक तिहाई पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें, एक कोमल शाखीय पौधे की टहनी के आधार पर एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में जैसा चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार हम इसको अवलोकन कर सकते हैं। जैसे रंगीन पानी में रखी शाखीय पौधों की टहनी। देखो इसमें सेकंड डायग्राम दिखा रखा है, इसमें बता रखा है कि पानी तने के ऊपर कैसे चढ़ता है। तने के अनुप्रस्थ काट को लाल रंग के बिंदु से, ये जो तना होता है प्लांट्स का, उसमें ये क्या है, उसकी पार्ट है। एक शाखीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल का रंग का दिखाई देता है। टहनी को अनुप्रस्थ काटे तो इसके अंदर लाल रंग का अवलोकन कीजिए, ठीक है। किस प्रकार हम प्लांट्स कोई भी भाग होता है उसका अवलोकन कर सकते हैं।
इसी में हमारा अगला टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन। हम इसमें वाष्पोत्सर्जन के बारे में पढ़ते हैं। देखो वाष्पोत्सर्जन क्या है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। देखो पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता है। जो भी प्लांट्स होते हैं, हम कोई भी पोषक या खनिज तत्व मृदा के अंदर डालते हैं और वो किस प्रकार अवशोषित होते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप तथा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा भी जल वाष्पित हो जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण या अभिषण विकसित हो जाता है। ये वैसे ही जैसे आप स्ट्रो से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत सी अधिक ऊंचाई तक जल का अभिषण इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी क्या करता है, सहायक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। जो हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको हम रीड आउट करते हैं। देखो अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रभावित होने वाले रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों तक उत्सर्जन के लिए अवशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती है। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने रक्त वाहिनियाँ, ठीक है, 2 होती है जिसको हम धमनी और शिरा भी बोलते हैं। हमने हार्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, मानव शरीर में रक्त धमनियां और सिरों में प्रभावित होता है। हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लेज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं और पट्टिकाणु होते हैं। आपने रक्त के बारे में पढ़ा था कि रक्त एक तरल पदार्थ होता है। 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी बोलते हैं। इसका रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद हमने WBC प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 70 से 80 बार धड़कता है। इसको हम हृदय स्पंदन दर भी बोलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था धमनियाँ हृदय के शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। शिराएं शरीर के सभी भागों में रक्त को वापस हृदय में लाती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली उत्सर्जन क्या है। तो हमने पढ़ा था कि सजीव द्वारा कोशिकाओं से निर्मित होने वाला जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसके बाहर निकालने वाले प्रक्रम को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। और इस उत्सर्जन में काम आने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वर्धक, 2 गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। लवण और यूरिया जल के साथ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल पोषक तत्व मृदा में क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। पूरे पादों में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन ऊतक के द्वारा होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों में वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का क्या होता है, हार्स होता है। वाष्प, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के दौरान जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो कुछ वाटर को या कुछ जल को क्या करती है, पत्तियों के रूप में अवशोषित करती है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने आज इस वीडियो में आपका ये जो चैप्टर नंबर 11 था वो कंप्लीट कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस चैप्टर की जो भी NCERT सॉल्यूशन है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।